Welcome to the second part of the video class. We will be talking about dividend decision. What do you mean by dividend decision? That means what amount of profit you are going to distribute it. So it has a decision which has to be taken with the appropriate care. In this, we are concerned with distribution of surplus funds so that the profit of the firm can be divided under the various parties, that are your creditors, your employees, your debenture holders, shareholders, and etc. Fine. Before going ahead with the factors that affect the decision, one thing is very important. The financial manager has to take care whenever he is going to decide upon the dividends share and dividend decision he is taking. He always have to check about the net earnings of the कंपनी कि नेट अर्निंग्स कितनी है और हमें उसमें से डिविडेंड कितना पे करना है और रिटेन अर्निंग्स कितनी रखनी है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही हैज़ टू डिवाइड द नेट अर्निंग्स बिटवीन द डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग्स. फाइन. So first factor in dividend decision is your earnings. Dividends are paid out of the current and previous year earnings. हमें पता है कि dividend हमारा current year में कैसा situation है और previous year में कितनी हमें earnings हुई थी उसके basis पे हम अपने dividends डिस्क्लोज करते हैं. अगर हमारी कंपनी की अर्निंग्स अच्छी हैं, ज़्यादा हैं, तो हम हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं. वेयर एज लो अर्निंग पीरियड अगर जब होता है तो हम डिविडेंड लो देते हैं, क्योंकि अगर कंपनी में पैसे ही नहीं है, अर्न ही नहीं हुआ, तो डिविडेंड क्या पे करेंगे. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स. जिनकी स्मूथ और स्टेबल अर्निंग्स होती हैं वो अपने डिविडेंड्स हाई रखते हैं, क्योंकि जिनके डिविडेंड्स हाई होते हैं उस कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होती है. तो इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट रेपुटेशन, कंपनीज पे हाई डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा. अगर कंपनी की अर्निंग्स ही लो है तो वो ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं कर सकते, और बहुत आप कह सकते हो कि वर्स्ट सिनारियो में वो डिविडेंड देते ही नहीं है. नेक्स्ट फैक्टर इज़ कैश फ्लो पोजीशन. डेफिनेटली हम डिविडेंड तभी पे करेंगे जब हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश अच्छा होगा. तो कंपनीज डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन दे हैव सरप्लस कैश. और शॉर्टेज में मैंने अभी आपको लास्ट पॉइंट में भी बताया है कि उसमें लो या नो डिविडेंड दे डिक्लेयर. फाइन. नेक्स्ट इज़ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़. अगर कंपनी के पास उसके इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो इन जो अपनी डिविडेंड्स होती हैं वो कम देती हैं. वो रिटेन अर्निंग्स में ज़्यादा, उस शेयर में ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं कि हमें रिटेन अर्निंग्स ज़्यादा रखनी है, क्योंकि आने वाले टाइम में ग्रोथ तभी हो पाएगी जब वो प्रॉफिट बचा के रखेंगे एज ए रिटेन अर्निंग्स. अगर जो कंपनी है, अगर कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो ज़्यादा बेटर डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है अपना डिविडेंड. जनरली जो मेच्योर कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, वेयर एज द कंपनीज दैट कीप असाइड मोर फॉर द रिटेन अर्निंग्स विच आर ग्रोइंग. फाइन. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. अगर डिविडेंड पॉलिसी उन कंपनी की जैसी है, अगर स्टेबल पॉलिसी है, तो इट इज़ हैव अ बेटर इम्पैक्ट ऑन द शेयर होल्डर्स एंड इम्प्रूव्स द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी. वही मैंने अभी आपको बताया था कि अगर वो फिक्स डिविडेंड पे कर रही है हर साल अपने शेयर होल्डर्स को या क्रेडिटर्स को या डिवेंचर होल्डर्स को, तो उस कंपनी की रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी रहेगी ऑन एंड कंपैरिजन की दूसरी कंपनीज़ के. Next is preference shareholders. If a company is having a large number of retired and middle class shareholders, तो वो अपना dividend जो है more declare करती हैं. Whereas if they have young and wealthy shareholders, then they keep aside for their retained earnings and they declare low rate, क्योंकि young अमाउंट ज़्यादा कर सकते हैं और wealthy shareholders को अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो कम डिक्लेयर करते हैं. Next is your taxation policy. Under this, the present taxation system, dividend income is taxes free from the income of shareholders, whereas the company has to pay tax on dividend given to the shareholders. ठीक है. अगर टैक्स रेट हमारा हायर है तो कंपनी क्या प्रेफर करेगी कि वो लेस दे in the form of dividends, whereas if the tax is low, then the company may declare the higher dividend, because the company has to pay the tax, that is income tax, on your dividend decisions जो भी dividend वो pay कर रही है. नेक्स्ट इज एक्सेस टू द मार्केट, कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन. अगर कैपिटल मार्केट ईजीली एक्सेस कर सकते हैं और अप्रोच कर सकते हैं, और हमें पता है कि हमारी सिक्योरिटीज़ की कंपनी की डिमांड ज़्यादा है, जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ है, तो हम उसमें ज़्यादा डिविडेंड या अपनी कैपिटल रेज करके दे सकते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं. एंड इफ़ द एक्सेस ऑफ मार्केट इज़ डन ईजिली, सो मोर डिविडेंड. और अगर हम मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकते तो हम उस केस में लो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं.
नेक्स्ट आपका आ गया लीगल रिस्ट्रिक्शंस। अगर कंपनीज एक्ट में अगर लीगल रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हैं और कंपनी उस केस में डिविडेंड पे नहीं कर पा रही है तो द पेमेंट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट अफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ को ओवरकम करके कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकती, सो दे हैज़ टू गो विद द लीगल फॉर्मेलिटीज़ ऑफ द कंपनी। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, कई बार कैसा होता है कि कंपनीज़ ने लोन लिया होता है तो जो उनके क्रेडिटर्स होते हैं उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि आपने हमें पहले पे करने से मतलब हमारा पहले लोन आप पूरा करेंगे, उसके बाद आप जो डिसीजंस आपके डिविडेंड रिलेटेड है वो ले सकते हैं। सो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो उसके कंस्ट्रेंट्स में वो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कंपनीज नहीं कर सकती अपने शेयर होल्डर्स को या अपने क्रेडिटर्स को या अपने डिबेंचर होल्डर्स को। नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अब जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली स्टॉक मार्केट पे आता ही आता है। तो अगर कोई कंपनी है उसने डिविडेंड अच्छा डिक्लेयर करा है तो इट हैज़ टेकन एज अ गुड न्यूज़ इन द स्टॉक मार्केट और जो उसके प्राइजेस हैं सिक्योरिटी के वो राइज कर जाएंगे। सिमिलरली अगर कम डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो लोग यही आपस में जो स्टॉक मार्केट में डील करते कहेंगे कि ये कंपनी बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है, इट इज़ नॉट अर्निंग वेरी गुड प्रॉफिट, सो डिविडेंड कम डिक्लेयर हुआ है। अब डिविडेंड कम डिक्लेयर हुआ तो गुडविल पे बात आएगी तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है और शेयर मार्केट में उसके प्राइजेस कम हो जाते हैं उस कंपनी के। सो these are the various factors that has to be taken care of and on based upon that the decision for the dividend has to be taken. So if we sum up about the financial decisions तो हमारे 3 टाइप के हो गए, जिसमें पार्ट ए में हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने कैपिटल बजटिंग देखा था, इन मीन्स वेयर टू इन्वेस्ट। नेक्स्ट हमने देखा था फाइनेंसिंग डिसीजंस कि हमें अपना सोर्स कैपिटल कहाँ से फाइनेंस करना है, बोरोड या ओनर्स फंड से। और थर्ड अभी हमने जो पढ़ा है वो है हमारा डिविडेंड डिसीजन कि हमें अपना एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करना है। सो दिस इज द जिस्ट ऑफ ऑल योर फाइनेंशियल डिसीजंस। ओके क्लास, मूविंग अहेड विद फाइनेंशियल प्लानिंग। अब व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस। और जब हमारी बात आ रही है फाइनेंशियल प्लानिंग की तो मतलब हाउ टू स्पेंड, कि हमें अपना पैसे कहाँ स्पेंड करने हैं। तो हमें पहले डिसाइड करना है कि हमें अपना अमाउंट कहाँ स्पेंड करना है एंड व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड्स विच आर एट योर डिस्पोजल, इट मीन्स विच आर इन योर हैंड, जो आपके पास है उसको कैसे स्पेंड करना है हमें पहले डिसाइड करना है। सो दिस इज नोन एज योर फाइनेंशियल प्लानिंग। इफ़ आई से कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ सम ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए और इन्वेस्टमेंट्स क्या होनी चाहिए। सो इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा अमाउंट ऑफ फाइनेंस हमें कितना चाहिए, हमें एंटरप्राइज को कितनी रिक्वायरमेंट है टू कैरी आउट इट ऑपरेशन स्मूथली, मतलब जो डे टू डे एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए। नेक्स्ट हमें डिटरमाइन करना होता है कि हमारे सोर्सेज ऑफ फंड कैसे हैं, ठीक है। द पैटर्न ऑफ सिक्योरिटीज़ टू बी इशूड, कैसे हमें अपनी सिक्योरिटीज़ किस पैटर्न से इशू करनी है, कितना उसका शेयरिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है हमारा कि हमें कौन सी सूटेबल पॉलिसी चाहिए जिससे कि हमारा जो फंड्स हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके। फाइन, सो दिस इज़ फॉर योर फाइनेंशियल प्लानिंग। वी हैव बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है कि हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे जो फंड्स की अवेलेबिलिटी होती है वेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड, कि हमारे पास हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस को, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म असेट्स होने चाहिए, अगर हमें कोई परचेज करना है तो उसके लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग का। दूसरा हो गया आपका मिनिमाइजिंग वेस्टेज, कि हमें अपनी वेस्टेज जो भी हमारे अननेसेसरी पैसे वेस्ट हो रहे हैं उसको कट डाउन करना है। टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरी, कोई अननेसेसरी नहीं करना। एक्सेस फंडिंग इज़ अ बैड एंड इनएडिक्वेट और शॉर्टेज ऑफ फंड, कि एक्सेस फंडिंग उतनी ही बुरी है जितनी हमारी इनएडिक्वेट फंड्स होंगे या तो और शॉर्टेज हो सकती है, उतनी ही बुरी है हमारे लिए एक्सेस फंडिंग भी। सो हम इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन करते हैं और तब हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को एक फॉर्म देते हैं, मतलब बनाते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि हमें कैसे और कितना कितना अमाउंट किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। कमिंग टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है। क्यों प्लानिंग करते हैं? बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड्स। हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि हमें अपने फंड्स कहाँ से रेज करने हैं। ये हेल्प करता है फिक्सिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, की वेयर टू इन्वेस्ट। अभी हमने पढ़ा है कि हमें कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा देना है, कैपिटल बजटिंग क्या करनी है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग इन फाइनेंसिंग की राइट प्रोजेक्ट्स की हमें अपना डिसीजन लेते हैं, उसको कंपेयर करते हैं कि हमें अपने पैसे कौन से सही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने हैं।
इट हेल्प्स इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ या डे टू डे एक्टिविटीज़, उसमें हेल्प करता है. बेसिस फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल हमारे पास तभी रहेगा जब हमारे पास रिटेन अर्निंग्स प्रॉपर होंगी, जब हमारे प्रॉफिट्स अच्छे होंगे. नेक्स्ट आ गया, इट हेल्प्स इन प्रॉपर बिजनेस यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस. ये हमें बताता है कि हमें अपने पैसे, अपने फाइनेंस कैसे अपने बिजनेस में प्रॉपरली लगाने हैं. इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस. अब कभी ऐसे मार्केट तो बहुत अनसर्टेन है, मार्केट सिनारियो वी डोंट नो कि कभी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं. तो जो बिजनेस शॉक्स और सरप्राइजेस आते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग हमें उस चीज़ में भी हेल्प करता है, सो दैट वी कैन ओवरकम these unnecessary or unavoidable circumstances. It is a link between investment and financing decision. Definitely एक लिंक का काम करता है. अगर हम पैसे की कैसे लगाने हैं अपने पैसे, कि हमारा इन्वेस्ट कैसा होना चाहिए और हमें कहाँ से मिल सकते हैं, तो एक लिंक की तरह एक्ट करता है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लास. इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्लीज़ गो थ्रू इट वेरी केयरफुली. द नेक्स्ट टॉपिक इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर. अब कैपिटल स्ट्रक्चर हम किसको कहते हैं? इट मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ योर डेट एंड इक्विटी. कैपिटल स्ट्रक्चर इज डेट अपॉन इक्विटी विच इज यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. In other words, we can say that what kind of a capital structure is best for a firm is very difficult to define. हम कैसे बताएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, तो बहुत मुश्किल था हमारे लिए. तो उस केस में हम we can see that which increases the value of equity share or maximizes the wealth of the equity shares. Fine. So we can calculate the capital structure by this formula, that is debt upon equity. Debt and equity differ in cost and risk. अगर डेट इन्वॉल्व कर रहा है लेस कॉस्ट बट इट इज़ वेरी रिस्की, ठीक है. वेयर एज अगर आपकी इक्विटी है वो एक्सपेंसिव है बट वो सेफ होती हैं सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. डेट जो होता है, अब आप किसी से भी लोन लोगे, डेट लोगे, तो वो रिस्की तो होगा बिकॉज द पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट आपको पे करना है, ठीक है. और डेट जो होता है एक लीगल ऑब्लिगेशन हो जाता है बिजनेस के ऊपर. And in case if they fail to pay the debt security to the holders, they can claim over the assets also. अगर आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, अब जो आपने डेट लिया है तो वो आपके असेट्स के जो हैं कंपनी के, उसके ऊपर भी क्लेम कर सकते हैं. एंड इफ़ द फर्म फेल्स टू मीट द रिटर्न ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, सो दे कैन go even for the liquidation and stage of insolvency also. Fine. नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल लीवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. दीज आर रिलेटेड टॉपिक्स क्लास. तो हम फाइनेंशियल लीवरेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डेट अपॉन इक्विटी, डी अपॉन ई. फाइन. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू and have a nice day. Go through all your points very carefully and do your assignments properly. Keep it safe for your evaluation. Thank you.